नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में अच्छा खासा प्रेशर, करीब करीब 1% की बिकवाली के साथ इंडिसेस आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। सेंसेक्स में रफली 1% की गिरावट थी। रियल्टी, पीएसयू, इंफ्रा, बैंकिंग सब में ही प्रेशर था आज और हेवी सेल ऑफ जो था आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगा। करीब 550 अंकों के आसपास का डिप मिड कैप इंडेक्स में, यानी कि 1.5% के आसपास का फॉल मिड कैप इंडेक्स में और करीब 1.5% के आसपास का फॉल स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। और सेकेंड हाफ में जो प्रेशर है और प्रिवेल हुआ, डिस्पाइट वो थोड़े एडजस्टमेंट्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिसेस में अच्छी खासी बिकवाली आज देखने को मिली। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1000 अंक यानी कि 2% का डिप वहाँ पर, स्पेशली एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसे नाम जो कि आज दबाव के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। पीएसयू में बाइंग थी तो कोल इंडिया, बीएचईएल, पावर ग्रिड यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी थी, लेकिन अदरवाइज मार्केट में एक हेवी सेल ऑफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में शुरुआत से ही प्रेशर था, वो सेकंड हाफ तक आते आते और एक्सटेंड हुआ और दिन के निचले स्तरों पे कहीं जाके इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो प्रेशर है मार्केट में और 1.5% के आसपास मिड कैप का डिप और निफ्टी में करीब करीब 1% और निफ्टी बैंक में करीब करीब 0.5% के आसपास का फॉल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो पीएसयू बैंक आज 1.25% नीचे रहे। तो आज आपको ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली दिखाई पड़ेगी और अदरवाइज भी इंडिसेस के अंदर आज काफ़ी हद तक प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला इसीलिए शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ सवालों को लेकर भी कौन कौन सवाल हमारे साथ हमारे पास आ जाए हैं या फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए। जो सबसे पहला सवाल मेरे पास आया है उसमें एचडीएफसी बैंक में क्या करें। सिंह साहब देखो, अगर आप जो अनुमानित था पहले वो यही कि जब भी कभी दो बड़े बैंक्स का विलय होगा, दो यूनिट्स का विलय होगा, तो मर्जर के बाद वो कंसोलिडेशन में चले जाएंगे बहुत लंबे समय तक, और वो लंबे समय की शुरुआत हो चुकी है, अभी चले गए कंसोलिडेशन में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और एक क्वालिटी असेट ढूंढ रहे हो तो आपके लिए वो बैंक बना है। आप उसमें समय दे सकते हो, आराम आराम से एसआईपी करके इकट्ठा कर सकते हो, वन। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप ट्रेडर हो और 4 दिन में, या आप बीटीएस की ट्रेडर हो जो डायरेक्ट ट्रेडर इंट्राडे नहीं होते, लेकिन ये होते हैं इनको लगता है कि 6 महीने में नहीं चला तो मेरा पेशेंस निकल जाएगा, तो फिर आपके लिए बैंक नहीं बना है। सो आप अगर अपना आपका होराइजन क्लियर है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको एक क्वालिटी एसेट चाहिए, एक अच्छा बैंक ढूंढ रहे हो, सस्ते दाम में एचडीएफसी बैंक में जाना आपको सही लग रहा है तो आप जा सकते हो। बैंक अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, पुरानी हिस्ट्री तो ये कहती है कि 23% CAGR से बैंक ग्रो करा है अपने आईपीओ से लेके अब तक, यानी 1993 से लेके अब तक। लेकिन आगे की ग्रोथ कैसी रहेगी वो, क्योंकि बैंक की नई मैनेजमेंट है और अब इंटीग्रेशन भी हुआ है नए प्लेयर के साथ, तो उससे उम्मीद है कि बेटर ही रहने वाली है। सो 20% 15% साल का दे ही देता है निफ्टी का आमतौर पे एक स्टॉक, तो आप वो अगर एक्सपेक्ट करके चल रहे हो देन इट्स फेयरली गुड। नहीं आपको ज़्यादा की उम्मीद है तो आप कहीं और देख सकते हो सिचुएशन, लेकिन एक रीजनेबल बैंक, एक अच्छा लार्ज कैप असेट ढूंढ रहे हो तो ये बैंक अच्छा है, एसआईपी आप कर सकते हो। ओके, अदानी विल्मर कैन वी ऐड एट सीएमपी? डिपेंड पुनीत सर, अगर आपके ऊपर के लेवल पे खरीदारी है थोड़ी बहुत एवरेज कर सकते हो, बट इस वाली पोजीशन में 330, 340, 330 रादर, 340 भी नहीं, 320, 330, क्योंकि पिछला लो तो इसका 310 ही का था शायद, 310 के आसपास, तो 310, 320 ही बचता है इसके लिए स्टॉप, जो क्रूशल स्टॉप है। अब उसको जो लास्ट लो था उसका स्टॉप लेके आप अगर ऐड करना चाहो कर लो, वो नहीं ब्रीच करना चाहिए 99%। लेकिन सेकेंड हाफ के नंबर मुझे लग रहा है बेटर होने चाहिए, बाकी देखते हैं वेट एंड वॉच कैसे नंबर रहते हैं। एक चीज़ तो सर्टेन हो चुकी है कि बहुत समय में बहुत नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बीच में भी स्टॉक टूटा नहीं, तो अब बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शायद ही रहे इसमें, क्योंकि बहुत समय से एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है, तो अब चांसेस थिन है। लेकिन अगर वो टूटा तो बहुत सीवियर फॉल होगा, ये भी कंफर्म है। सो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन, और वो स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाना चाहो चले जा सकते हो। ओके, एशियन पेंट में क्या करें एंड एबीबी में क्या करें? सिमी जी का सवाल है एशियन पेंट पे, और बहुत सारे सवाल हैं एशियन पेंट के ऊपर। एनीवेज देखिए, एशियन पेंट आज 50% एचयूएल क्यों डाउन था? राकेश सर, एचयूएल में स्प्लिट आया आज, इसकी वजह से वो डाउन था, तो स्प्लिट का एक्स हुआ है जिसकी वजह से आपको नीचे दिख रहा है। एक्चुअल में वो नीचे इतना नहीं था, आपको कुछ दिन उसके वो बचे हुए शेयर जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गई एचयूएल की बात। अब आती है एशियन पेंट की। देखिए, एशियन पेंट की केस में दो फंडामेंटल चेंज हुए हैं। पहला, इस कंपनी के जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साहब थे उनका आज निधन हो गया, दानी साहब, जिनके मैंने भी कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि 50 साल से उन्होंने एक ही बात बोली कि आई ड्रिंक पेंट, आई स्लीप पेंट, आई थिंक पेंट, आई ड्रीम पेंट। तो उनका निधन हो गया आज। ये होना कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए, किसी भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव का
निधन गाइडेंस वाले पार्ट से आपको अलग कर देता है, लेकिन बाकी वो कंपनी में नॉन इंडिपेंडेंट रोल में थे तो उनका सक्सेशन ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो उसका कोई खास इंपैक्ट फाइनेंशियल इंप्लीकेशन पे नहीं होगा। हालांकि कंपनी के लिए एक नी जर्क रिएक्शन इसका देखने को मिला आज। दूसरा, आज क्योंकि पेंट स्पेस में ही प्रेशर था, तो जो क्रूड $95 पर है, ये पहले भी कंसर्न था, अभी भी कंसर्न है। आज रीड कर लिया बाजार ने, बात अलग है, लेकिन ये कंसर्न चल ही रहा है। तो $95 क्रूड होने की वजह से जो पेंट कंपनियों के इनपुट कॉस्ट होती है, उसका करीब 1/4 से ज़्यादा % हिस्सा जो होता है वो क्रूड डेरिवेटिव से आता है। तो इसीलिए इस मात्रा में क्रूड डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उनकी इनपुट कॉस्ट पे इम्पैक्ट करेगा और मार्जिन हिट करेगा। ये बाजार ने फिर से रीड करना शुरू किया है और इसको भी एक वजह बाजार ने आज बना दिया शेयर तोड़ने की। तो इसीलिए बर्जर, इसीलिए एशियन में बिकवाली है। अब सेकेंड पार्ट और गुड पार्ट इज़ कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल इज़ बेटर। वो आमतौर पे डिमांड साइड पिकअप देते हैं इनको, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पेंट का लार्जेस्ट प्लेयर है तो इनके लिए वैसे ही एक बड़ा एज है। और तीसरा, अगर इनकेस आप पेंट स्पेस में ही कुछ ढूंढ रहे हो निवेश करने के लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बशर्ते SIP वे में आप एंटर करें। सो एशियन पेंट क्वालिटी, कंपनी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट ये जो नियर टर्म हेडविंड्स इनके साथ रहते हैं कमोडिटी बेस्ड, वही आ रहे हैं और वो कंपनी मैनेज करने के लिए सक्षम है, तो आगे मैनेज कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तभी आप ये चीज़ें सोचिएगा, वरना इसके चांसेस आपको नियर टर्म में प्रभावित कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और चंबल फर्टिलाइजर 320 की खरीद के हैं, क्या बने रहें या निकलना सेफ है? होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस। सर ये सब स्टॉक में मोमेंटम के लिए होते हैं। आप क्लीन ये चीज़ समझ लो कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, स्पेशली PSUs में जहाँ मूव मिल भी रहा है, वहाँ पे आम तौर पे इतनी तेज़ी आती नहीं है, लेकिन अभी तेज़ी मिली है तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी और कहाँ ये ट्रैप करेगी। सो इसका आप ध्यान रखना। जैसे कोल इंडिया ने शायद दशकों बाद वो भाव दिखा रहा है जो आज है, या पावर ग्रिड दशकों बाद वो भाव दिखा रहा है, या इवन REC ऑल टाइम हाई पर है। आम मतलब हिस्ट्री में REC अपने 3 के मल्टीपल पे रहा है, हाईएस्ट कॉस्टलीस्ट उसका मल्टीपल है 6 जो अभी वो चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि इस तरह के कॉस्टलीस्ट मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहे हैं, तो कहाँ तक जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ जाएंगे वो उनकी पीक हो जाएंगे कुछ सालों के लिए, क्योंकि इस तरह की तेज़ी आमतौर पे PSUs में नहीं देखने को मिलती और अब वो तेज़ी आप PSUs में देखोगे। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ कॉल लेना, थोड़ा कॉस्टली साइड पर ये स्टॉक पहुँच चुके हैं, तो आप मोमेंटम को कैरी करो और स्टॉप लॉस के साथ कैरी करो, ज़्यादा बेटर है। ओके, इसके अलावा कुछ सवाल यूट्यूब के भी ले लेता हूँ। हाँ, ये रहे। शेयर गुड हॉस्पिटल स्टॉक्स एट CMP टू स्टार्ट 10,000 मंथली SIP आफ्टर लिसनिंग टू योर कमेंट्री रियलाइज दैट इट्स गुड बेट अगेंस्ट एजिंग पॉपुलेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड कंजम्पशन। मयंक सर देखो, ये चीज़ मैं बहुत समय से मेंशन कर रहा हूँ कि 3 सेक्टर जो मुझे लगता है चलने चाहिए, उसमें पहला रहता है हॉस्पिटल, फार्मा इज़ द फ्यूचर, जो मेरी फेवरेट लाइन भी है, फार्मा इज़ द फ्यूचर, लिकर क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट करेगा इस तेज़ी को। जितने दिन तक ये QSR की तेज़ी रहेगी उतने दिन तक लिकर की तेज़ी उसके साथ रहेगी, और साइमल्टेनियसली फार्मा का स्टॉक चलना चाहिए एंड हॉस्पिटल्स ऑफ कोर्स। लेकिन पिक एंड चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लार्जेस्ट इज़ ऑब्वियसली अपोलो हॉस्पिटल, जो मैंने मल्टीपल टाइम बोला, और बहुत लोग मुझसे ये बात बोलते हैं कि आप हमेशा वही नाम लेते हो, तो वही नाम है तो वही नाम लूँगा ना। बाकी हॉस्पिटल के नामों में अब मैं शैलवी का नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन वो अहमदाबाद के 4 हॉस्पिटल, या ये जुपिटर का नाम भी ले सकता हूँ, थाने के 3 हॉस्पिटल, या वो कौन सी कंपनी थी उसके भी 2-3 हॉस्पिटल। सो ऐसे सेंट्रिक हॉस्पिटल कंपनियों के नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो एक रीजन को डील करते हैं। वहाँ पर एक रीजन के पेशेंट्स ही आएंगे। नेशनल प्लेयर्स को फोकस करने के लिए आपको मैक्स में ही जाना पड़ेगा, फोर्टिस में जाना पड़ेगा जो मैक्सिमम एरियाज़ कवर करते हैं, या अपोलो में ही जाना पड़ेगा क्योंकि पूरे इंडिया में पैन इंडिया प्रेजेंस है उनकी। सो हॉस्पिटल में लार्जेस्ट इज अपोलो, वो तो रहेगा ही रहेगा। बाकी आप जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज़ कर पा रहे हो कंसीडरिंग द प्राइसेस, उनको चूज़ करना। मार्जिन्स एंड पर बेड कंपैरिजन आज तो नहीं, अभी तो त्यौहार का टाइम है, लेकिन 1-2 दिन में मैं आपके लिए ज़रूर नेक्स्ट वीक में कहीं शीट तैयार कर दूंगा कि सबसे ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड किसका है, किसकी ऑक्यूपेंसी है, उसको आधार मान के आप एंटर कर सकते हो। बट ये आइडिया सही है आपका कि आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, फार्मा के लार्जेस्ट प्लेयर्स में जाना, DVS इज़ वन ऑफ देम, और इंश्योरेंस भी जा सकते हो, क्योंकि तीसरी चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस आज आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, या है अफोर्डेबल है या नहीं है, लेकिन राइजिंग फार्मा कॉस्ट को केटर करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। और जिस तरह से HDFC लाइफ, जिसका मैं मल्टीपल टाइम जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, ने अपने मार्केट शेयर को कमांड किया और गेन किया LIC के सामने,
लगता है कि ये अभी भी ये डोमिनेट करेगा। सो आप उसको देख सकते हो इन केस अगर आप जाना चाहो तो। SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल इवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कैन आई ऐड टेक महिंद्रा एट CMP पे इस तरह टेक महिंद्रा ऐड किया जा सकता है। और यूफ्लेक्स के केस में इसके प्रमोटर को लेकर सर इशू रहा है। तो अगर आपको मतलब कंपनी नंबर को तो ठीक है, वो तो अपनी जगह अच्छे होंगे ही, लेकिन फिर भी अगर प्रमोटर को आप क्रेडिबिलिटी चेक कर लेना, उसके बाद एंटर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई जगहों पे नंबर से ऊपर प्रमोटर आ जाते हैं, मतलब रादर हर जगह ही होते हैं, लेकिन भाव से अच्छा अगर प्रमोटर की सिचुएशन बेटर है तो आप एंटर कर सकते हो। तो एक बार वो आप आर्टिकल गूगल में खुद ही सर्च कर लेना यूफ्लेक्स मैनेजमेंट के बारे में, बहुत कुछ पुरानी हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड। क्लीन साइंस के लिए मैम अर्चना जी अभी तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, कि वही बात है कि ये बहुत पुराने IPOs में नहीं आता है। तो इनकी हिस्ट्री चार्ट वाइज तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ मार्केट में, लेकिन फंडामेंटल वाइज भी एटलीस्ट कुछ क्वार्टर तो देखने ही पड़ेंगे। क्वार्टर आपको सही लग रहे हैं, स्टेबलाइज हो गया स्टॉक, तो आप एंटर कर जाओ। लेकिन किसी भी नए IPO को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है मैम, क्योंकि उनमें बहुत कुछ पहले 6 महीने तो उनके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा होता है IPO से उठाया हुआ, तो उनकी बुक वैसी अच्छी दिखती हैं, और उससे पहले 6 महीने में वो वैसे ही साफ करके लाते हैं उसे। तो आप कैसे क्लीन कर लोगे कोई भी कंपनी को, कैसे एसर्टेन कर लोगे कि हाँ इस कंपनी के नंबर पिछले 1.5-2 साल में जो दिख रहे हैं वही हैं? तो उसके लिए कुछ समय लगता है। अब वो समय दे दें, वो समय में सिचुएशन क्लियर हो जाए तो आप एंटर कर जाओ, बात अलग है। लेकिन अभी के लिए इट्स टू अर्ली टू सी एनीथिंग, डिस्पाइट उस कंपनी को लिस्ट हुए हुए इतना समय हो गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लग जाएगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कैसे इसमें एंटर करना है। अगर आपके पास है अभी तो आप बने रहो, ऑब्वियसली आप बेचोगे नहीं, लेकिन बट कीप एन आई, क्योंकि ये नए तरह के सेक्टर, नई तरह के बिजनेस हैं, और नए सेक्टर नए बिजनेसेस में इस चीज़ को आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल होता है, कहाँ रहना है कहाँ निकलना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ, कोई खास रिटर्न नहीं दे रहा है, और अभी ऐड करूँ या ITC में फ्रेश एंट्री करूँ? अगर आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है 1, तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को होल्ड कर सकते हो। आपको लग रहा है खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये 2200 का शेयर 2900 तो मैंने देखा ही था, 2800-2900 तो पहुंच ही गया। तो स्लोली एंड स्टेडली चलने वाला शेयर है, कोई ऐसी बहुत बड़े बम्बास्टिक रिटर्न की उम्मीद मत लगाना आप TTML टाइप इससे, क्योंकि ये स्टेडी स्टॉक है, ये आपके पोर्टफोलियो में टूटेंगे भी नहीं और बढ़ेंगे भी नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। और अगर आपके ITC नहीं है तो आप ITC ऐड कर सकते हो। FMCG का दूसरा प्लेयर, वो FMCG का नहीं है, सिगरेट का बड़ा प्लेयर है, लेकिन FMCG का भी बिजनेस है, होटल भी है, डीमर्जर भी आई जाए गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर आप दूसरा नाम ढूंढ रहे हो तो FMCG में अच्छा नाम हो सकता है, एक टाटा कंज्यूमर और अच्छा नाम हो सकता है FMCG में अगर आप जाना चाहते हो तो। बट इस चीज़ के लिए हमेशा असर्टेन रहना कि कोई भी FMCG स्टॉक बहुत बम्बास्टिक रिटर्न ऐसे नहीं देता। वो तभी देता है जब बहुत सालों तक अंडर परफॉर्म करे, सडनली वो चलेगा और एवरेज रिटर्न उतना ही कर देगा जितना होता है आमतौर पे। तो HUL फेमस है वैसे भी इस काम के लिए। ये 10 साल नहीं चला, फिर एक साथ 3 गुना हो गया, तो एवरेज वही आ गया 20%। सो मतलब 20% या वॉट एवर, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप कैलकुलेशन गलत करते हो, तो मोटा मोटा इतना ही आ गया। सो ऑन एन एवरेज कोई शेयर एक दिन में, एक साल में 3 साल का रिटर्न देता है, कोई 3 साल में 1 साल का रिटर्न देता है। सो वैसी सिचुएशन चलती है, लेकिन इसके एवरेज ठीक ही आएंगे, वही 15-20-25% रिटर्न जो भी देना है देते रहेंगे। क्वालिटी वाइज ITC, HUL, टाटा कंज्यूमर, तीनों में कोई इशू नहीं है, आराम से आप एंटर कर सकते हो। CSC में प्रॉफिट है 15%, क्या करूं? सो फार तो किशोर जी आप होल्ड करो और ट्रेल करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गोयनका ग्रुप में कुछ बड़ी एक्टिविटी हो रही है। धीरे धीरे यहाँ चीज़ें बहुत बदल रही हैं, इनके CEOs बदले हैं, एग्जीक्यूटिव्स बदले हैं, कार्यशैली बदली है। तो बहुत सालों बाद यहाँ पे कुछ सिचुएशन में बदलाव आया है। स्पेंसर, जेंसार, FSL, इवन CSC। सो अभी तो आप बने रहो और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना। ट्रेल इसलिए करना कि जो बाजार का फॉल है उसमें लॉस हो ना जाए, तो धीरे धीरे तेज़ी में बढ़ते रहना, लॉसेस अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते जाना, और जहाँ प्रॉफिट निकल जाओ वहाँ से निकल जाना, या कुछ पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा लो, कुछ पोजीशन से निकल जाना। कंपनी ठीक है, बट पावर की डिमांड पे चला है, कहीं पावर की डिमांड नहीं चली नंबर में तो नीचे आ जाएगा, सो ध्यान रखना उसका। न्यू एंट्री इन हिंदुस्तान जिंक एंड बर्गर पेंट नहीं है सर, बर्जर पेंट है। अच्छा, बर्जर पेंट में सर ये एडजस्टमेंट हो गया, तो एडजस्टमेंट के बाद अब कंसोलिडेशन में चल रहा है। आजकल थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, 2-3 दिन में बहुत टूटा है। अक्टूबर सीरीज़ में Q1 के अपडेट आने शुरू हो जाएंगे, अपडेट आते ही अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। कमज़ोर नंबर आ रहे हैं तो वैसे ही Q2 के अपडेट आएंगे, कमज़ोर नीचे मिलेगा, वहाँ ऐड कर लेना। तो बर्जर के लिए तो ये क्लियर है। हिंदुस्तान जिंक के भी अपडेट आएंगे वैसे, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में कुछ अपडेट नहीं, कुछ बज़ है बाजार में। बज़ है वेदांता के डीमर्जर को लेके कि वो आ सकता है जल्दी।
लेकिन उसमें हाथ मत डालना किसी भी तरह का, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स डीमर्जर हो सकता है हो। तो उसके आसपास कहीं हिंदुस्तान जिंक नीचे मिल जाए आपको उस न्यूज़ फ्लोज के बीच में, तो आप एक बार को एंटर कर जाओ, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है तो। लेकिन हिंदुस्तान जिंक के केस में कोई न्यूज़ फ्लोज मिले या हाल फिलहाल का जो फॉल आ रहा है इसमें मिल जाए तो आप एंटर कर सकते हो। सर एएमसी बिजनेस में राहुल जी ये तमाम है, निपॉन भी ऐसे ही है, एचडीएफसी भी ऐसे ही है, यूटीआई भी ऐसी है, कोई एएमसी नहीं चलता आमतौर पे, लेकिन कंपेरेटिवली बाकियों के एटलीस्ट इसने थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है। सो दो कंपनी अच्छी है, आप होल्ड कर सकते हो, बट ये एएमसी का ही मतलब 2016 में लिस्ट हुआ था, तब से लेके आज तक तो ये बहुत चला नहीं, नीचे जाके घूमा ज़रूर है। सम मतलब देखते हैं, कुछ और टाइम दीजिए, नंबर इंप्रूव होते हैं तो शायद ये भी चल जाए, लेट्स सी। लेकिन अभी के लिए पेशेंस लूज़ करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप एएमसी में कुछ ढूंढ रहे हैं तो उसमें सबसे सही स्टॉक यही है जो आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो चला नहीं, ये क्या पूरा सेक्टर ही नहीं चला है, तो आप होल्ड करने के अलावा कोई अभी तो चॉइस है नहीं, आप बने रहो। कोई अच्छा ऑप्शन मिले तो आप वहाँ एंटर कर सकते हो, लेकिन सो फार अभी तो इसी में बने रहो अगर आप एएमसी में रहना चाह रहे हो तो। ओके सर, प्राज इंडस्ट्री पे आपका व्यू क्या है और किस भाव पे बाय करना चाहिए? तो मुझे लगा किसी भी भाव पे बाय करना चाहिए। देखिए, प्राज इंडस्ट्री दो कंपनी अच्छी है। ये मतलब आमतौर पे इथेनॉल के लिए खाली इसका नाम यूज़ होता है, ये इथेनॉल में ही खाली कामकाज नहीं करती है, ये इंजीनियरिंग के और भी टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी कामकाज करती है। यानी कई प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर इनको मिलते हैं जिसको एग्जीक्यूट करके उनको वापस करते हैं। तो कंपनी ठीक है और मेजर इनका शुगर और इथेनॉल से बिजनेस आता है, बट टेक्सटाइल का भी काम इन्होंने कुछ कुछ किया हुआ है। सो इस तरह की कंपनी में एक ISJEC भी अच्छी कंपनी है जिसको सरस्वती शुगर के नाम से पहले जानते थे। ISJEC ISGEC नाम उसका। लेकिन अब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मत जाना, बहुत लॉन्ग टर्म में जाने से पहले तो उसको आप हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इसके नंबर रिव्यू करते रहना, क्योंकि शुगर डोमिनेंट है और शुगर साइक्लिकल है, तो शुगर साइक्लिकल का रेवेन्यू इनके साइक्लिकल रेवेन्यू पर डिपेंड करेगा। सो इसीलिए आप कॉल लेना, बट ये रिसेंटली इसने बहुत बड़ी तेज़ी को ऐसी दिखाई नहीं है, बहुत कोई बड़ा आउट परफॉर्म भी नहीं किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए एक बार को थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ मैं। दो कंपनी क्वालिटी अच्छी है और मैनेजमेंट भी ठीक है, बट बिजनेस थोड़ा अलग तरह का है इसका। सर, स्टॉक एडवाइस सिर्फ आपकी पसंद है? थैंक यू सिंह साहब, कभी कभी गलतियाँ भी होती हैं, उसके लिए माफ़ी दे दीजिएगा। और ग्लोबल स्पिरिट 852 पर है, क्या और नीचे जाएगा स्टॉक? चांसेस तो थिनली लो हैं, बट अगर आप ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनके लिए थोड़ा बेटर होना चाहिए। कल वो खबर भी आई थी, सोम ने बोला अपनी कैपेसिटी को 10 टाइम बढ़ाएंगे रेवेन्यू। 10 टाइम रेवेन्यू अगर वो बढ़ाएंगे तो बाकी लोग प्लेयर भी तो बढ़ाएंगे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ उन्हीं का ही लिकर बिकेगा। सो आई थिंक आप बने रह सकते हो। वो बात अलग है, बहुत बड़ी तेज़ी के बाद ही नीचे आया है, तो वैसे ये पंटर स्टॉक टाइप सी, बट ब्रोकरेज हाउसेज इनक्रेड ने इस पर रिव्यू दिया हुआ है अपना 1500 रुपये का टारगेट, 1700 का टारगेट। तो अगर आपके पास है, बने रहो। स्टॉप लॉसेस क्लोज रखना हो 700 750 रुपये जो था, वहाँ स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशन में आप बने रहना। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी अब कल शुक्रवार को, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। आप रोज़ सवाल पूछ के 3:30 बजे मेरे साथ मौजूद भी रह सकते हैं। नमस्कार।